स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। दोस्तों, कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि केस में एक बहुत ही अच्छा और बैलेंस जजमेंट दिया था, जहां पर यह पाया गया कि बाबरी मस्जिद जिस लैंड के ऊपर बनाई गई थी वो एक्चुअल में राम जन्मभूमि, और वहां पर एक हिंदू टेम्पल बनाने का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया गया। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष था उसको भी 5 एकड़ की लैंड अलॉट की गई अयोध्या में ही, जिससे वो भी मस्जिद बना सके। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर, एक जो भारत में कहा जाता है कम्युनल हार्मनी को लेकर, यह जजमेंट काफी सिग्निफिकेंट था। अब ऐसा ही एक और इशू यूपी के संभल में खड़ा हो गया है। मैं बात कर रहा हूं यूपी के संभल में चंदौसी शहर में मौजूद शाही जामा मस्जिद की। एक पिटीशन फाइल हुई है 19 नवंबर को संभल के एक लोकल कोर्ट में, जहां पर यह क्लेम किया गया है कि जहां पर यह शाही जामा मस्जिद बनाई गई है वहां पर पहले एक हरिहर टेम्पल हुआ करता था। यह हरिहर टेम्पल हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि वो यही पैदा होने वाले हैं, मतलब इस लैंड पर ही उनका बर्थ होगा। उस पिटीशन में क्लेम किया गया है और यह कहा गया है कि 1526 से पहले यहां पर हरिहर टेम्पल हुआ करता था। जब बाबर ने इंडिया को इन्वेड किया तो बाबर के एक जनरल हिंदू बेग जिसका नाम था, उसने इस मंदिर को तोड़ा और उसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय जो है उसका कंट्रोल इस लैंड के ऊपर आ गया। अब जब यह पिटीशन फाइल हुई है, इसके बाद लोकल कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया और उससे कहा गया है कि वो इस शाही जामा मस्जिद वहां पर जाएं और एक सर्वे कंडक्ट करें। इनफैक्ट एक सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे अभी रिसेंटली सैटरडे संडे में हुआ था, जहां पर पथराव देखने को मिला है। तो एक समुदाय के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी जो वहां पहुंची थी उसके ऊपर पत्थरबाजी की, जिसके बाद 4 लोगों की डेथ भी हो गई और 20 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। क्या है मामला, क्यों इतना सिग्निफिकेंट बनता जा रहा है और अब एक कम्युनल एंगल लेता जा रहा है? आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं संभल में कम्युनल क्लैशेस खड़े ना हो जाएं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी मुश्किल हो गया है इस मैटर को टैकल करना, हैंडल करना। थोड़ा समझते हैं इस इशू को और यह भी समझते हैं कि एंशिएंट सिग्निफिकेंट क्या है इस शाही जामा मस्जिद की। तो एज आई वाज सेइंग, अगर हम हिंदू पक्ष की माने तो वहां पर यह कहा गया है कि पहले एक मंदिर हुआ करता था। इनफैक्ट पिटीशन में साफ साफ यह क्लेम किया गया है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में यह बात लिखी गई है कि वहां पर पहले हरिहर टेम्पल हुआ करता था। वो टेम्पल शिवजी और विष्णु जी दोनों को ही डेडिकेटेड था, इसीलिए उसका नाम था हरिहर टेम्पल। तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया। जब बाबर भारत आया तो बाबर की सेना ने, उसके जनरल्स ने बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़े। इनफैक्ट बाबरी मस्जिद भी उसमें से एक ही मस्जिद थी जो एस्टैब्लिश की गई थी मंदिर को हटा के। तो ये कहा जा रहा है जैसे जैसे इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ा कंट्री के ऊपर, वैसे वैसे मंदिरों को तोड़ा गया इन ऑर्डर टू इस्टैब्लिश द डोमिनेंस ऑफ इस्लाम। इस वजह से वो काम किया गया था। 1526-27 के आसपास, जैसा मैंने कहा, नाम था हिंदू बेग, जो एक जर्नल हुआ करता था बाबर का। तो हिंदू बेग ने 1526-27 के आसपास यहां जो हरिहर टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय किया और उसके स्थान पर एक मस्जिद क्रिएट करवा दी गई। सो शाही जामा मस्जिद उसी दौर में क्रिएट की गई थी। उसके बाद से ये शाही जामा मस्जिद जो है, इसका एक औदा, एक औरा बढ़ता चला गया। एंड इनफैक्ट 1920 में इसको, जामा मस्जिद को, एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर। इनफैक्ट एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है 1904 का, उस एक्ट के अंतर्गत ये एक प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर की गई है। और पिटीशन में यह भी साफ साफ क्लेम किया गया है कि जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होने चाहिए। लेकिन ये पर्टिकुलर मस्जिद जिसकी हम बात कर रहे हैं,
शाही जामा मस्जिद, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में भी नहीं है। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिनके अंडर इसे प्रोटेक्शन मिला है, लेकिन उन एक्ट्स में साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होंगे ये जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होंगे, लेकिन शाही जामा मस्जिद जो है ये आम लोग या दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके लिए एक्सेसिबल भी नहीं है। तो पिटीशन में इसको भी एक ग्राउंड बनाया गया है ये क्लेम करने के लिए कि शाही जामा मस्जिद गलत तरीके से स्टैब्लिश की गई थी पास्ट में। इसके साथ साथ प्रेजेंटली भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं, एएसआई की जुरिस्डिक्शन है जिसके अंडर उसे आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आ रही है। तो ये सारे क्लेम्स जो है उस पिटीशन में किए गए जिनको भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं उस पिटीशन की जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो यहां पर सबसे पहला क्लेम यही है कि इट वॉज इस्टैब्लिश बाय डिस्ट्रॉइंग अ टेम्पल। तो हरिहर टेम्पल था, हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं उनमें वो मेंशन मिलता है, पिटीशन में क्लेम किया गया और उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय किया गया क्योंकि उसकी एक सिग्निफिकेंस थी। इनफैक्ट अगर हिंदू धर्म में माना जाए तो संभल शहर जो है उसकी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है क्योंकि वहां पर जो 10th अवतार है, रीइंकार्नेशन है विष्णु जी का, वो होने वाला है कल्कि जिसे कहा जाएगा। तो यहां पर यह कहा गया पेटिशनर्स सीक राइट ऑफ एक्सेस फॉर हिंदूज टू वर्शिप एट द साइट। तो यहां पर यह क्लेम किया गया कि भाई यहां पर हिंदू समुदाय जो है उसको अलाउ किया जाए कि वो इस साइट को एक्सेस कर सके, यहां पर पूजा कर सके। कुछ वैसा ही है जैसा बाबरी मस्जिद के केस में हुआ था कि श्री राम भगवान के लिए एक अलग से साइट बना दी गई थी, वहां पर पूजा चलती रहती थी। तो कुछ उसी तरीके का क्लेम जो है यहाँ पर वो हिंदू पक्ष करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्लेम ऑफ संबल्स इंपॉर्टेंस इन हिंदू स्क्रिप्चर्स एज बर्थ प्लेस ऑफ कल्कि। तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि कल्कि जो अवतार होने वाले विष्णु जी के 10वें अवतार, उनकी बर्थ प्लेस के तौर पर देखा जाता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसिज्म यही है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, इसके अंडर जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आते हैं जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है उनकी देखरेख की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की होती है। तो फिर क्यों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपने कंट्रोल में नहीं लिया है? क्यों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर मॉडिफिकेशंस अलाउ कर रहा है? क्योंकि जो भी मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किए जाते हैं उन मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आप अपनी मर्जी से कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। बट पिटीशन में क्लेम किया गया कि शाही जामा मस्जिद जो है वहां पर कंस्ट्रक्शन भी होती है, उसको चेंज भी किया जाता है और वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होता। तो एक तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है इस पिटीशन में। अब अगर हम बात करते हैं इस शाही जामा मस्जिद की, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जिनके अंडर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई? तो सबसे पहले एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, अभी हम उसी की बात कर रहे थे कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट है 1904 का, उसके अंडर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। प्लस आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। एक्चुअल में ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 है, इसका सेक्शन 18 है। सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट ये अलाउ करता है जनरल पब्लिक को कि वो ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एक्सेस कर सकती है। तो पिटीशन में यही क्लेम किया गया कि हमारा जो राइट है इस एक्ट के सेक्शन 18 के अंडर, उस राइट को भी सप्रेस किया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका क्रिटिसिज्म तो हमने देखा ही है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन एएसआई को करना चाहिए, बट वो प्रोटेक्शन एएसआई नहीं कर रहा है। वो मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसके कंट्रोल में वो मस्जिद है। सो पब्लिक एक्सेस राइट्स, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पब्लिक राइट ऑफ एक्सेस टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जितनी भी इंडिया में आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है जो इस एक्ट के अंतर्गत आती है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, वहां पर जनरल पब्लिक को अलाउ होता है कि वो जा सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया में आपने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है वो देखे हैं जहां पर टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, बट वहां पर कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो यहां पर यही क्लेम किया जा रहा है कि जब ये मस्जिद आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स एक्ट जो है उसके अंडर आ रही है तो फिर क्यों पब्लिक को राइट ऑफ एक्सेस नहीं दिया जा रहा? ठीक है, अब कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, थोड़ा उसको समझ लेते हैं कि कोर्ट ने
क्या ऑर्डर दिया है, क्या जल्दबाजी हुई है, नहीं, थोड़ा वो भी एक एंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा 19 नवंबर 19 नवंबर 19 नवंबर को एक पिटीशन फाइल होती है संभल में ही एक लोकल सिविल कोर्ट में। उस पिटीशन में जो अभी हमने ऊपर देखा वो क्लेम किया जाता है कि शाही जामा मस्जिद जहां पर बनी हुई है, पहले वहां पर हरिहर टेम्पल हुआ करता था। हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी जिक्र आता है संभल का, और संभल की अपने आप में एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। ये वही एरिया है, ये वही लैंड है जहां पर कल की अवतार होने वाला है। ये सब उस पिटीशन में क्लेम किया गया। जब ये पिटीशन फाइल की गई उसके कुछ ही घंटों में एक कमेटी क्रिएट की गई जहां पर कोर्ट की तरफ से एक एडवोकेट कमिश्नर भी अपॉइंट किए गए। तो कोर्ट की मॉनिटरिंग में ही ये सर्वे कमेटी बनाई गई है। इस सर्वे कमेटी में एक कोर्ट अपॉइंटेड एडवोकेट कमिश्नर भी है। इसके साथ साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभल, उनको भी इसका मेंबर बनाया गया। इस कमेटी ने पहले एक इंस्पेक्शन कैरी आउट किया था और अब ये दूसरे इंस्पेक्शन के लिए संभल पहुंची थी इस मस्जिद में। जब ये वहां पर पहुंचे तो इनिशियली पथराव किया गया। उसके बाद जब पूरा का पूरा इंस्पेक्शन हो गया था, बाय इवनिंग जब ये वहां से लीव कर रहे थे तो ये कहा जा रहा 3 जगह से घेर कर पत्थरबाजी की गई है। तो एक तरीके से ये जो सर्वे चल रहा था इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की गई और उसी पत्थरबाजी में 4 लोग मारे भी गए हैं और 20 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी भी हो गए। ये जो शाही जामा मस्जिद में सर्वे चल रहा है ये कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है। तो सिविल कोर्ट जो है उसकी मॉनिटरिंग में ये काम चल रहा है। इनफैक्ट कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया है कि आप ये पूरा का पूरा सर्वे कंडक्ट करके 29 नवंबर तक पूरी फाइंडिंग्स हमारे सामने प्रेजेंट करें। तो ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट का एक्शन था, ये एक्शन जो लिया गया है ये कोर्ट के एक डिसीजन पर लिया गया है जहां पर कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। अभी दोनों में से किसी भी पक्ष के क्लेम को करेक्ट नहीं माना गया है। अभी वहां पर सुनवाई होगी। अभी सिर्फ पिटीशन फाइल की गई है जिसके बेसिस पर यह सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, बट उस सर्वे को डिसरप्ट करने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से अब वहां पर कम्युनल टेंशंस जो है वो होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट समाजवादी पार्टी के एक एमपी, उनके ऊपर भी एक केस दर्ज किया गया है कि वो वहां पर कम्युनल क्लैशेस जो हैं उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और एक और एमपी के बेटे के ऊपर भी वो केस दायर किया गया है। तो संभल में कम्युनल क्लैशेस जैसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है क्योंकि एक तरफ उन्हें कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको इन्फोर्स करवाना है, 29 नवंबर तक पूरा का पूरा सर्वे कंडक्ट करके रिपोर्ट सबमिट करनी है कोर्ट में। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, उसको भी मेंटेन करना है। तो एक्चुअल में तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज इन अ पोजीशन ऑफ फिक्स। हालांकि वो अपनी तरफ से उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, बट क्योंकि पॉलिटिकल एंगल शामिल हो गया, एक रिलीजियस एंगल शामिल हो गया, इस वजह से वो जो इशू है इतना बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जब ये सर्वे कंडक्ट करने के लिए कहा गया है तो अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग रिस्पॉन्स आए हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं हिंदू ग्रुप्स की, तो उन्होंने जो लोकल कोर्ट है उसके इस एक्शन को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सर्वे होना चाहिए और सर्वे में सामने आएगा कि वहां पर एक टेंपल एग्जिस्ट किया करता था जैसे राम जन्मभूमि के केस में आया था। सिमिलरली अगर हम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, वहां एक मस्जिद एग्जिस्ट करती है जहां पर हम अपनी प्रेयर्स कंडक्ट करते हैं और ये सर्वे नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स ये भी कह रहे हैं कि अगर लोकल कोर्ट एक फैसला सुना भी देती है तो उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो हम वो चैलेंज करने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ लोकल अथॉरिटीज, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो लोकल अथॉरिटीज के लिए है क्योंकि एक तरफ कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसको इन्फोर्स कराना है, जिसको इंप्लीमेंट कराना है, वो सर्वे कंडक्ट करना है। दूसरी तरफ आप एक कम्युनल एंगल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। सो फोकस हैज टू बी ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, बैलेंसिंग लीगल ऑब्लिगेशन विद सोशल हार्मनी। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सोशल हार्मनी भी बरकरार रखनी है, लेकिन जो लोकल कोर्ट है, सिविल कोर्ट, उसके ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट करना है। वो भी एक बड़ा चैलेंज इनके लिए बना हुआ है जिसको वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं
रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर, तो ऐसा नहीं है ये कोई पहला इशू है। इससे पहले भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे बाबरी मस्जिद इशू इस देश में खड़ा हुआ था, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज अभी जगह जगह चल रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले अयोध्या का ही डिस्प्यूट था और कई डेकेड्स तक चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस जजमेंट दिया। बैलेंस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ जो हिंदू समुदाय है उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखा गया और वहां पर एक मंदिर बनाने की परमिशन दी गई, दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय है उसके भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए 5 एकड़ लैंड अलॉट की गई है कि वो भी मस्जिद बना सकते हैं। तो इट वाज अ बैलेंस जजमेंट। तो दोनों ही रिलीजियस कम्युनिटीज जो है उनके इमोशंस को देखते हुए वो जजमेंट दिया गया था। इनफैक्ट जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की हम बात करते हैं, ये जजमेंट कहीं ना कहीं उसी प्रिंसिपल की तरफ हमें लेकर जाता है। तो अयोध्या डिस्प्यूट जो है, बाबरी मस्जिद इशू, उसको रिजॉल्व किया गया। उसके बाद ज्ञानवापी मॉस्क, तो वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसको लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा है, जहां पर यह क्लेम किया गया कि वहां पर भी एक मंदिर हुआ करता था और उसको तोड़कर ही वहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है वो बनाई गई है। इट इज ऑल्सो सब जुडिस, उस पर भी सुनवाई चल रही है, तो वो भी एक ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी है। इसके साथ साथ मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा में भी श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसको लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा है, जहां पर पेटिशनर्स ने कहा है रिमूवल ऑफ शाही ईदगाह मॉस्क। तो मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद है, ये कहा गया है कि उसको हटाया जाए। क्यों? क्योंकि ये वही बनी है जो कृष्ण जी का बर्थ प्लेस है। तो अगर आप देखेंगे ये कोई एक सेपरेट डिस्प्यूट नहीं है, बहुत सारी रिलीजियस साइट्स ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिनको लेकर ये डिस्प्यूट चल रहे हैं। हालांकि अयोध्या डिस्प्यूट का तो रेजोल्यूशन आ गया है, बट अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि जो है उनको लेकर लीगल बैटल्स चल रही हैं। और उसी समय पर एक और लीगल बैटल सामने आ गई है संबलपुर में। तो ये सारी की सारी जो लीगल बैटल्स हैं इनमें कम्युनल एंगल भी है, इनफैक्ट सिर्फ कम्युनल एंगल नहीं, यहां पर ब्रॉडर क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन शामिल। इसको सिर्फ दो कम्युनिटीज के बीच में लैंड के ऊपर एक क्लेम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, यहां पर ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और हमारे यहां जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके बहुत बड़े क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, अगर हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सभी कम्युनिटीज को, सभी इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो दोनों ही कम्युनिटीज ये क्लेम कर रही है कि भाई उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होता है। और सेकुलरिज्म का सिद्धांत जिसको लेकर देश में बार बार चर्चा की जाती है वो यहां पर खड़ा हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वहां पर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। सो प्रोहिबिट्स चेंजिंग रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। कि हिस्टोरिकली आजादी से पहले जिस प्लेस ऑफ वर्शिप पर जिस धर्म के लोग वर्शिप कर रहे थे उसमें कोई चेंज अलाउड नहीं होगा। तो यहां पर एक ब्रॉड क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, अभी हमने उसकी बात की थी, एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट्स बनाए गए हैं। जब आप इनकी बात करते हैं, इन कानूनों की बात करते हैं, तो वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको राइट दिया गया है कि वो इन साइट्स को मेंटेन करेगी, प्लस जो पब्लिक है पब्लिक को अलाउ किया जाएगा कि वो इन साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहां पर वही सवाल खड़ा हो रहा है कि पब्लिक को राइट ऑफ एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर भी नहीं आती है वो शाही मॉस्क, तो सवाल वो भी खड़ा हो रहा है। तो ब्रॉडर लार्जर क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ ये जो इश्यूज चल रहे हैं, और सिर्फ मैं बात जो अभी प्रेजेंट संबलपुर का इशू है उसकी नहीं कर रहा, अभी हमने देखा कृष्ण जन्मभूमि का इशू भी चल रहा है, ज्ञानव्यापी मस्जिद का भी इशू चल रहा है। व्हाट विल बी द इंप्लीकेशंस ऑफ दीज डिस्प्यूट्स, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो अगर हम देखते हैं कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट के पास कुछ चॉइसेस है। कोर्ट का जो डिसीजन है वो कुछ डायरेक्शंस में जा सकता है। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस क्वो। कोर्ट ये कह सकती है कि जो स्टेटस क्वो चल रहा है वो चलता रहेगा। जैसे अभी हमने देखा प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 वो अलाउ करता है
कि जहां पर जिस समुदाय के लोग वर्शिप कर रहे हैं वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। तो एक कोर्ट उसको बेसिस बनाकर ये कह सकता है कि भाई जो अभी तक चला आ रहा है, जैसे शाही जामा मस्जिद है, वहां पर क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग वर्शिप करते थे तो वो एज इट इज बना रहेगा। तो एक तो ये हो सकता है कि कोर्ट अपहोल्ड्स मॉस्क प्रोटेक्टेड स्टेटस एंड नो चेंज टू करंट अरेंजमेंट, वो हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है शेयर्ड एक्सेस, जैसे इनिशियली अयोध्या के केस में हुआ था कि दोनों समुदायों को इनिशियली अलाउ कर दिया गया था और बाद में एक जजमेंट आया। तो ये भी हो सकता है कि शेयर्ड एक्सेस दे दिया जाए, कि कोर्ट अलाउ कर दे लिमिटेड हिंदू वर्शिप वाइल प्रिजर्विंग मॉस्क स्ट्रक्चर, कि मॉस्क का स्ट्रक्चर बना रहेगा, उसी के आसपास जो हिंदू समुदाय है, हिंदू कम्युनिटी है, उसको अलाउ कर दिया जाए कि आप भी पूजा कर सकते हैं। एक ये जजमेंट आ सकता है। इसके अलावा क्योंकि अभी ये मामला एक लोअर कोर्ट में चल रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट में चल रहा है, तो अभी ये भी हो सकता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जाए। 29 नवंबर को जो कमेटी है उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद हो सकता है कि एक लार्जर सर्वे ऑर्डर कर दिया जाए। तो ये भी हो सकता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो ऑर्डर कर दी जाए। एंड इनफैक्ट जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने ये कहा है कि अगर लोअर कोर्ट उनके अगेंस्ट में फैसला देता भी है तो वो हाई कोर्ट में जाके डेफिनेटली अपील करने वाला है। तो एक ये भी लीगल चैलेंज, लीगल एस्केलेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी तो लोकल कोर्ट में ही वो मैटर चल रहा है और अभी तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की जा रही है। उसकी रिपोर्ट जब 29 नवंबर को आती है उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट क्या ऑर्डर देता है। बट हाँ, कुछ डायरेक्शंस हैं जिन डायरेक्शंस में कोर्ट सोच सकता है और अपना ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचें, क्योंकि ये वन ऑफ इंस्टेंस नहीं है, हमने देखा अभी भी पैरेलली बहुत सारे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं। तो अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचें तो क्या रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को लेकर ये जो कम्युनिटीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्या इनका एक ही सॉल्यूशन है कि कोर्ट एक जजमेंट दे और उससे फैसला हो कि क्या किया जाएगा, या फिर हम सोशल हार्मनी मेंटेन करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं? जैसे अगर बात करें, अल्टीमेटली ये एक रीजनल या फिर नेशनल इशू है। एंड बीइंग सिटीजंस ऑफ इंडिया, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम रिलीजियस और सोशल हार्मनी मेंटेन करें, जिसके लिए कम्युनिटीज के जो लीडर्स हैं, ऐसे लोग जो कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं लार्जर प्लेटफॉर्म्स पर, उनके बीच में एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग को प्रमोट किया जाना चाहिए। रादर देन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू सच इश्यूज इन कोर्ट जजमेंट, हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम आपस में एक सोशल हार्मनी मेंटेन करते हुए इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन ढूंढ पाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सामने आते हैं जहां पर कम्युनल हार्मनी दिखाई जाती है, जहां पर मंदिर मस्जिद दोनों में ही ऐसे इनिशिएटिव्स कंडक्ट किए जाते हैं कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे। जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है, चाहे आप दशहरे की बात करें, चाहे आप दिवाली की बात करें, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस सामने आते हैं। तो एक तरीका वो भी हो सकता है ऐसे इश्यूज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, जिससे कम्युनल टेंशंस भी ना खड़ी हो, कम्युनल हार्मनी बनी रहे। सो इनकरेज ओपन डिस्कशन बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज टू फॉस्टर अंडरस्टैंडिंग, जिससे हम एक दूसरे को ज्यादा बेहतर समझ पाए और इन प्रॉब्लम्स का एक एमिकेबल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर पाए। इसके साथ साथ प्रायोरिटाइज प्रिजर्वेशन। अल्टीमेटली ये मंदिर, ये मस्जिद देश की धरोहर है और ये इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कर सकते हैं। जैसे हमने बात की शाही जामा मस्जिद की, तो ये एक टूरिज्म स्पॉट के तौर पर प्रमोट किया जा सकता है, जिसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसको अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा और इसका प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन इंश्योर करना पड़ेगा। तो हम उस डायरेक्शन में भी सोच सकते हैं। एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स फॉर देयर कल्चरल वैल्यू। तो यहां पर एक कल्चरल वैल्यू है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस, रिलीजियस वैल्यूज तो है इन स्ट्रक्चर्स की, बट एक कल्चरल
एक टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंस हो जाती है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके साथ साथ एजुकेशन इनिशिएटिव, डेवलप प्रोग्राम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज। अल्टीमेटली वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ द सेम नेशन, एक ही देश के नागरिक हैं, और ये हमारी जॉइंट धरोहर है। तो हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज, शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज जो है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ लीगल क्लैरिटी, अब इंडिया में बहुत सारे मल्टीप्लिट्यूड ऑफ लॉज हैं जिनकी वजह से इश्यूज खड़े होते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग कानूनों में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। इनफैक्ट ये कानून जो है इनके इंप्लीमेंटेशन पर भी ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर उस मॉन्यूमेंट को होना चाहिए था, बट वो नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो ये कानून जो है इनका इंप्लीमेंटेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। वर्क टुवर्ड्स क्लियर कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉज गवर्निंग रिलीजियस साइट्स, जिससे अगर आगे चलकर ऐसा कोई भी और इशू खड़ा होता है तो लीगली उसका एक सोल्यूशन आसानी से खोजा जा सके। बट देयर हैज टू बी अ सोल्यूशन, एंड स्पेशली जैसे मैंने कहा कि अगर आप बात करते हैं सोल्यूशन फाइंड आउट करने की, तो अगर कम्युनिटीज के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन होगा, कम्युनिटी लीडर्स इसे एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में देखेंगे, एक पॉजिटिव मैनर में देखेंगे, तो शायद ऐसे इश्यूज कम्युनल क्लैशेस में कन्वर्ट नहीं होंगे और आपको उनका एक एमिकेबल सोल्यूशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर ना केवल रिलीजियस क्वेश्चन बल्कि ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस खड़े होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकल कोर्ट जिसने कहा कि 29 नवंबर तक एक पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसका नेक्स्ट फैसला क्या होता है, और उसके बाद ही पता लगेगा कि ये डिस्प्यूट, ये इशू किस डायरेक्शन में जाने वाला है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ, जिससे वो भी इशू को समझ पाएं और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उस पर भी वर्कआउट किया जा सके। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।